दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस फॉर पार्ट ए फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जून 2023 शिफ्ट 1 से लेकर के 2018 तक जितने भी PYQs हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जून 2023 शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने डेली 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं। इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें डेली 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज ऑफ पार्ट ए के नाम से एक सीरीज है। उसके अंदर सारे 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4 जून 2022 शिफ्ट 1 के लिए। ठीक है, ओके। तो चलिए मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन इन डिग्री इज। आपको बताना है कि हेक्सागन जो होता है उसके इंटरनल एंगल जो है उनका सम कितना होता है। तो मानो आपके पास कोई भी शेप है, इस तरीके से कोई ट्रायंगल है या फिर कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उनके अंदर जितना भी एंगल बनते हैं उन एंगल को हम बोलते हैं इंटीग्रल एंगल। और इनके सम आपको बताना है, मतलब इंडिविजुअल नहीं बताना है कितने हैं, इन चारों का सम कितना होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अगर आपको इंटीग्रल एंगल का सम निकालना है किसी भी शेप के लिए तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पर n जो होता है ये है नंबर ऑफ साइड, मतलब जो भी आपने शेप ली है उसमें कितनी साइड्स हैं उनको आप यहाँ रखेंगे, उसमें से 2 माइनस करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें दिया है हेक्सागन। तो आप सभी जानते ही होंगे कि हेक्सागन के अंदर जो है 6 साइड होती हैं। तो n की जगह पर हम 6 रखेंगे, -2 मल्टीप्लाई 180, ये हो जाएगा 4 इंटू 180, दैट विल बी 720 डिग्री। तो हेक्सागन जो होता है जिसके पास 6 साइड है उसके इंटरनल एंगल का जो सम है वो 720 होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। ओके, तो अगर आगे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एंगल के बारे में पूछा है, उनके सम के बारे में पूछा है, और याद रखना हमेशा इंटरनल जो एंगल है उनके सम के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन हमने एक सॉल्व किया है लेकिन आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहां हमें दिया है वाटर इज पम्प्ड इनटू अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पाइप एट अ फिक्स्ड वॉल्यूमेट्रिक रेट। द डायमीटर ऑफ द पाइप चेंज अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन द फिगर। आपके पास एक पाइप है, इस पाइप में जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वॉल्यूम सेम रखी है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पाइप में यहाँ हमने 1 लीटर पानी लिया है तो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, ऐसा नहीं है। सेम वॉल्यूम पानी की उसमें बह रही है, मतलब अगर हमने यहाँ से 1 लीटर पानी डाला है तो यहाँ भी 1 लीटर आएगा और यहाँ भी 1 लीटर आएगा। ठीक है, फिर ये बताया है कि पाइप का जो डायामीटर है वो सेम नहीं है, चेंज हो रहा है। और डायग्राम में दिखाया है कि कैसे चेंज हो रहा है। जो S1 सेक्शन है यहाँ पर इतना डायामीटर है, जो S2 सेक्शन है उसमें डायामीटर कम हो गया है, जो S3 सेक्शन है इस पाइप का उसका डायामीटर लगभग S1 के बराबर है। फिर आपसे पूछा है द स्पीड ऑफ वाटर इज, मतलब यहाँ एक सेम पाइप में ही अलग अलग सेक्शन में वाटर की स्पीड कैसी होगी ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन को आप किस तरीके से समझेंगे, देखो होता क्या है कि यदि आप उसका एरिया कम करते हैं, किसी भी पाइप का या फिर किसी भी शेप का आप एरिया कम करते हैं तो वहां पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कोई भी पाइप है उसका अगर आप एरिया कम कर देते हैं तो उसमें पानी की जो स्पीड है वो मतलब प्रेशर जो होता है निकलने का पानी का वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं S1 और S3 के कंपेयर में S2 का जो एरिया है यानी डायमीटर है, एरिया है, वो कम है। तो कम है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी की स्पीड यहाँ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू S3 एंड एज कम्पेयर टू S1। ठीक है, हर बार मैं एग्जाम्पल देती हूँ यहीं पर कि अगर मानो आपके पास कोई बड़ा सा गार्डन है, उसमें आप पानी दे रहे हैं पौधों को,
तो पाइप है आपके पास, और अगर आपने देखा है कि पाइप को अगर आप आगे से दबा देते हैं, मतलब एरिया आप कम कर रहे हैं, तो पानी जो होता है काफ़ी स्पीड से बाहर निकलता है। जैसे आप यहाँ खड़े हैं और पौधा कोई दूर है, आपको उससे दूर तक पानी देना है, तो आप यहीं खड़े होकर के पाइप का आगे से हाथ, मतलब पाइप का जो आगे से वाला पार्ट होता है उसको आप हाथ से दबा देते हैं। जैसे दबा देते हैं तो वो पानी जो है काफ़ी स्पीड से निकलता है, काफ़ी प्रेशर से वो निकलता है, और जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं वहाँ चला जाता है। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर भी हुआ है कि जैसे हमने एरिया को, डायमीटर को कम कर दिया है, तो स्पीड यहाँ ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू S3, एज कम्पेयर टू S1। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। जो स्पीड है वो सेम रहेगी S1 में, S2 में, S3 में। तो क्या सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। लोअर इन द सेक्शन S2 कंपेयर टू द अदर सेक्शन, S2 में कम होगी, नहीं, S2 में ज़्यादा होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। हायर इन द सेक्शन S2 एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन, ये बात सही है कि जो S2 वाला सेक्शन है उसमें वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर सेक्शन, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। रिड्यूस ग्रेजुअली फ्रॉम S1 टू S3, ये कह रहा है कि धीरे धीरे S1 में ज़्यादा है, फिर S2 में, मतलब S1 में कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है द थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फील्ड है जहां पर कुछ काउज हैं और कुछ डक्स हैं, मतलब गायें हैं और बत्तखें हैं। इफ द नंबर ऑफ हेड आर 33 एंड द नंबर ऑफ लेग्स आर 84, देन व्हाट वुड बी द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ काउज टू डक्स। आपको बताना है कि एक फील्ड के अंदर, मतलब क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक फील्ड के अंदर कुछ गायें हैं, कुछ बत्तखें हैं, और उन सभी के जो सर हैं उनका नंबर 33 है, और उनके पैरों को अगर हम गिनते हैं तो वो 84 है। अब आपको बताना है कि काउज टू डक, मतलब काउ और डक के नंबर का कितना रेशो होगा, मतलब उस फील्ड में काउज कितनी है और डक्स कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम। जो गाय होती है, आप सभी को पता होगा कि इसका एक हेड होता है और 4 लेग होते हैं, लेकिन अगर बत्तख की बात करें, डक की बात करें, तो उसका भी एक हेड होता है, लेकिन उसके पैर यानी कि लेग कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो बताया है कि फील्ड के अंदर 33 सर हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब 33 सर हैं, तो डक और काऊ का नंबर कितना होगा? 33 होगा, क्योंकि इनके पास एक एक सर है, 2 तो नहीं है, किसी के पास एक ही है, तो मतलब टोटल नंबर कितना है? 33 है। और लेग की अगर बात करें, 4 इसके हैं, 2 इसके हैं, वो कितने हैं? टोटल 84 है। इसका एक हम इक्वेशन बना लेंगे। जो अगर पूरे हेड की बात करें तो ये एक हेड है काऊ का और एक हेड है डक का, और इनका नंबर कितना है? 33। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या है? 4 लेग होते हैं काऊ के प्लस 2 लेग होते हैं डक के, और इनका नंबर कितना दिया है आपको? 84 दिया है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। हेड 33 है, लेग्स 84 है, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को या तो 2 से या तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि एक फैक्टर सेम हो जाए और उसको हम कट कर सकें। ठीक है, तो या तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वाला फैक्टर सेम हो जाएगा, या तो आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वाला फैक्टर सेम हो जाएगा। चलिए 2 से कर लेते हैं, क्योंकि 2 थोड़ा सा छोटा नंबर है, तो इक्वेशन कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी। तो अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ 2c 2d आ जाएगा, 2c और 2d। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो 66 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये माइनस हो गया है, ये आया हमारे पास -2c आया है, इज इक्वल टू ये आया है -84 में से 66 हमें माइनस करना है। चलिए कर लेते हैं। 84 में से 66 871 मतलब 18 हो गया है, तो -18
माइनस से माइनस चला गया, c इज इक्वल टू 18 प्लस 2 अपॉन 2, तो c इज इक्वल टू 9। मतलब काउस कितनी है, 9 है। हमने निकाल लिया है काउस कितनी है, 9 आई है। टोटल कितना है, 33 नंबर है। तो 33 में से 9 कितनी है, गाय कितनी है, 9 है। तो 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 13 में से 9 गए, 10 11 12 13, यानी कि 4 और 2 24। तो हमें ये पता लगा है कि हमारी जो गायें हैं वो 9 है और जो डक्स है वो 24 है। हमें निकालना क्या है, रेशो निकालना है काउस टू डक, यानी काउ को रखना है ऊपर, डक का नंबर रखना है नीचे। तो 9 अपॉन 24, इट विल बी 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 3 9 और 3 8 24, तो 3/8 आ जाएगा। यानी कि द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 3/8। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हमें क्वेश्चन दिया है, इफ द लेंथ ऑफ अ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 यूनिट्स and the sides are in arithmetic progression with positive integer difference, the number of such possible triangles is। आपसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास जो है एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की जो एक साइड है वो 5 है और बाकी जो साइड है उनमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ है सेम इंटीजर से। मतलब डिफरेंस कितना है, सेम इंटीजर का डिफरेंस है। तो आपसे पूछा है कि अगर हम इस तरीके से करते हैं तो कितने ट्राइंगल हम बना सकते हैं। तो इसमें आपको केवल एक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि ट्राइंगल की जो साइड होती है, जैसे मानो ये, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, तो किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्राइंगल हम नहीं बना सकते। जैसे मैं कैसे कह रही हूँ, अगर ये 5 है और ये 6 है और ये 7 मान लेते हैं, तो 5 और 6 को अगर मैं जोड़ती हूँ, सम लेती हूँ, तो आएगा 11, और 11 क्या है, थर्ड साइड से बड़ा है। तो मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है जिसकी साइड एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है, ये पॉसिबल है, हम बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इन दोनों का सम जो है, मतलब मानो इन दोनों का सम जो है वो 7 है और ये साइड में 11 कर दूं, मतलब कि ये साइड में 11 कर देती हूँ, तो ये जो ट्राइंगल है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि कोई भी ट्राइंगल जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें हमें एक बात याद रखनी है कि दो साइड, किसी भी दो साइड, जरूरी नहीं है ये लेंगे हम, कोई भी दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें दिया है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है इसके पास एक साइड 5 है और बाकी जो साइड है उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ है सेम पॉजिटिव इंटीजर से। तो हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। हमारे पास एक साइड मानो 5 है, फिर हम 1 ऐड कर देते हैं तो 6 और एक साइड 7, तो क्या हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ है और सेम इंटीजर का डिफरेंस है। मतलब 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, 6 और 7 में 1 का डिफरेंस है। तो ये हमने ये वाली जो बात है जिसमें लिखा है ना कि द साइड्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंस, ये हमने फुलफिल कर दी है। ठीक है, अच्छा हम और भी ऐड कर सकते हैं। 5 में अगर मैं 2 ऐड करूँ, अगली बार तो मैंने 1 किया था, अगर 2 करती हूँ तो 5 6 7 7 8 9। आगे देखिए 5 में अगर 3 ऐड किया जाए तो 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और ऐड किया जाए, अगर 4 ऐड कर दूँ तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर मैं 5 ऐड करूँ तो 5 5 10 और 15। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1 का रखा है डिफरेंस, यहाँ मैंने 2 का डिफरेंस रखा है, यहाँ मैंने 3 का डिफरेंस रखा है, यहाँ मैंने 4 का रखा है, यहाँ मैंने 5 का रखा है, 5 का रखा है। ठीक है,
अब अगर आपको डाउट है कि ऐसे क्यों रख रहे हैं, तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइड्स के बीच में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और डिफरेंस सेम इंटीजर का है। तो यहाँ पर 5 5 का डिफरेंस है, 4 4 का है, 3 3 का है, 2 2 का है, 1 1 का है। आप 6 6 का भी कर सकते हैं, 7 7 का भी कर सकते हैं। एक बार इसको करके देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर वो वाला फैक्टर फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो देखिए, अगर आप 5 को और 6 को ऐड करते हैं तो 11 आएगा, और हमने क्या पढ़ा है कि दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब ये 11 है और 7 से बड़ा है, तो मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल है। आगे देखिए, 5 और 7 कितना होता है, 7 8 9 10 11 12, और 12 जो है ये बड़ा है 9 से, तो ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है। यहाँ देखिए 8 9 10 11 12 13, तो ये 13 अगेन बड़ा है 11 से, तो ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है। 9 और 5 14, और ये 13 से बड़ा है, तो मतलब ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं तो देखिए 5 और 10 यानी 15 बड़ा नहीं है, बराबर है, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो पॉइंट है हमारा कि दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, चलो एक बार 6 का भी देख लेते हैं। 5 में अगर मैं 6 ऐड करती हूँ तो इट विल बी 11, और यहाँ 11 में अगर मैं 6 ऐड करती हूँ तो इट विल बी 17। तो यहाँ मैंने 6 का डिफरेंस रखा है, तो 11 और 5 कितने हो जाएंगे, 16। तो 16 क्या है, छोटा है थर्ड साइड से, तो ये ट्रायंगल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं 5 एक साइड को रखती हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐड करती हूँ चीज़ें सेम इंटीजर का डिफरेंस रखते हुए, तो केवल मैं 4 ट्रायंगल ही बना सकती हूँ। इसके बाद जो है ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक बार तो बराबर होगा, धीरे 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 छोटा होता चला जाएगा, तो इसलिए ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ 4 ट्रायंगल बने हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द सेकेंड ऑप्शन, यानी कि 4th। यहाँ पर ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बस ये बात याद रखनी है, या फिर आगे भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो आपको वो बात याद रखनी है कि दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, तो ही वो ट्रायंगल पॉसिबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिया है यहाँ पर एक लोग का ग्राफ दिया हुआ है और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉन इन अ लीनियर स्केल रिप्रेजेंट द ट्राइंगल शोन इन द फिगर अबोव, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर तो आपको लोग का ग्राफ दिया हुआ है। अगर इस लोग के ग्राफ को मैं लीनियर स्केल पर ड्रॉ करना चाहूँ तो कौन सा ग्राफ होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से चीज़ें मूव कर रही हैं हमारे इस ग्राफ में यहाँ पर, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये पीक पर जाता है। जब log 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये पीक पर होता है यहाँ, ठीक है, और उसके बाद फिर डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं इसको लीनियर स्केल पर ड्रॉ करूँ तो बात क्या याद रखनी है कि पहले वो इंक्रीज करेगा, तो मतलब मैं ऐसे बना सकती हूँ, इधर ये मैं ग्राफ बना रही हूँ लीनियर स्केल पे, ये मैंने y एक्सिस लिया है, ये x लिया है। तो पहले तो चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं तो कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेंगी, लेकिन जब डिक्रीज करती हैं, इस ये लोग का ग्राफ है, इसको मैं अगर लीनियर पर ड्रॉ करूँगी तो जब वो डिक्रीज करती है तो कुछ टाइम तक पैरेलल चलती है ऐसे, और फिर डिक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ तो हमने बिल्कुल डायरेक्ट दिखा दिया है कि बिल्कुल एकदम से इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है, लेकिन हम जब लीनियर स्केल पर इसको ड्रॉ करते हैं तो चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, थोड़ा सा बिल्कुल डायरेक्ट नहीं जाता है, थोड़ा सा कर्व होके वो ऊपर जाएगा, इंक्रीज करेगा, और जब वो डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होता रहेगा और कुछ टाइम तक वो पैरेलल चलेगा ऐसे, और फिर आकर के बिल्कुल मिल जाएगा लाइन में। तो यहाँ पर हमें 4 ग्राफ दिए हैं, चारों में देखिएगा केवल फर्स्ट ग्राफ हमारी इस बात को डिफाइन कर रहा है कि यहाँ जैसे जैसे चीज़ें इंक्रीज हुई हैं तो वो ऐसे मूव किया है, जब डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज होते होते कुछ समय तक वो पैरेलल चला है और फिर आकर के मिला है। तो ये ग्राफ सही बता रहा है। यहाँ पर भी क्या है, देखो इंक्रीज हुआ है बिल्कुल सही, लेकिन जब डिक्रीज हुआ है तो पैरेलल नहीं हुआ है, तुरंत से आकर के डिक्रीज हो गया है। यहाँ भी इंक्रीज तो हुई है चीज़ें, लेकिन जब डिक्रीज हुआ है तो यहाँ भी पैरेलल नहीं हुआ है, तुरंत से आकर के डिक्रीज हुआ है। यहाँ तो आपको बिल्कुल ही ट्रायंगल ही दिखा दिया है।
तो ये वाला ग्राफ जो है इस चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि अगर हमारा लोग में ऐसा ग्राफ है तो लीनियर स्केल में ऐसा ग्राफ बनेगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 नंबर्स इज 0 विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। मतलब हमारे पास 5 नंबर हैं और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0 आया है, तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही होगी, हर एक कंडीशन में सही होगी। देखो मस्ट बी ट्रू का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि उस केस में सही है और बाकी केस में सही हो या ना हो, आपको देखना है कि हर एक प्रोस्पेक्टिव से वो बात सही होनी चाहिए, तब जाकर ही वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें 4 स्टेटमेंट दी है। कहा है ऑल द नंबर्स आर 0, मतलब इसमें बताया है कि यदि सारे नंबर कितने हैं 5 हैं, तो यदि 5 नंबर 0 होंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता भी है कि अगर मैं 5 के 5 नंबर 0 ले लेती हूँ तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं है कि अगर मैं 0 लूंगी तो ही स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। अगर मैं कोई नॉन 0 डिजिट लेती हूँ तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो सकता है, इसलिए दैट विल बी नॉट द आंसर, क्योंकि इसमें लिखा है मस्ट बी ट्रू, हर एक केस में वो ट्रू होनी चाहिए बात। तो यहाँ इस केस में तो ये सही है कि अगर सारे नंबर 0 होंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे नंबर 0 होंगे तो ही स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। अगर कोई नॉन 0 डिजिट है तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो सकता है। कैसे, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन ऑल नंबर, और ये रूट में होता है इस तरीके से। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये x क्या है, x तो है इंडिविजुअल नंबर, x क्या है इंडिविजुअल नंबर है, और x बार क्या है मीन है। मतलब आपके पास कोई सेट है, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर लगातार नंबर का सेट है, मान लेते हैं 3 है 3 है 3 3 3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि 3 लिया माइनस इनका जो मीन है उसमें से माइनस करेंगे, तो देखिए मीन भी क्या आएगा, ओब्वियसली 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने जो अपना एग्जैक्ट नंबर लिया है उसको रखूंगी, माइनस करूंगी जो मीन आया है इस पूरे सेट का, उससे मीन से माइनस करूंगी, तो ये x बार क्या है मीन है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑल द नंबर्स आर 0, अगर सारे नंबर 0 हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली 0 होगा, लेकिन अगर सारे नंबर 0 नहीं हैं तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो सकता है। ठीक है, देखो कैसे, अगर आपने एक ऐसा सेट लिया है जिसमें सारे जो भी नंबर है वो बिल्कुल बराबर है, जैसे आपने 3 3 का ले लिया है, ऐसे ही आप 2 2 का भी ले सकते हैं, 5 5 का भी ले सकते हैं। जैसे देखिए 2 है 2, तो भी इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0 आएगा। 5 5 अगर लेते हैं तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे। देखो यहाँ पर ये 5 है और इसकी मीन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये 5 है, यानी कि सम कितना हो जाएगा 5 5 10 20 25 हो जाएगा। ठीक है, और नंबर कितने हैं ये 5 है, तो इसको मैं जब डिवाइड करूंगी तो ये 5 आएगा, यानी मीन भी कितना आया है 5 आया है। आपको मीन निकालना आता है, मैं बता देती हूँ। जितने भी हमारे पास नंबर है उनका सम हम ऊपर रखते हैं, अपॉन में नंबर कितने हैं, मतलब इन नंबर के नंबर कितने हैं, मतलब कितनी बार आए हैं, तो वो हम नीचे रखते हैं। ऐसे हम मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पूरे सेट का मीन निकाल लिया है कि 5 ही आया है, और इंडिविजुअल नंबर भी क्या है 5 है। तो यहाँ जब आप x में 5 रखेंगे और जब मीन से आप डिवाइड माइनस करेंगे 5, तो ये 0 आएगा, और फिर पूरी जो ओवरऑल वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आ सकता है। तो मतलब हमने ये बता दिया कि ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए तो सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ओवरऑल सही नहीं है। मतलब कैसे कि अगर सारे नंबर 0 हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे 0 होंगे तो ही स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। नॉन 0 अगर है तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो सकता है, जैसे कि अभी हम देख के आए हैं। सेकंड में लिखा है द मीडियन इज 0, अगर मीडियन 0 होता है
तो क्या हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर भी अगर मैं इसी सेट की बात करती हूँ तो उसका मीडियन क्या है? 5 है। इसका मीडियन क्या है? 5। मीडियन क्या होता है? बिल्कुल बीच वाली जो नंबर है, मतलब 2 हमने यहाँ रख दिए हैं, 2 इधर रख दिए हैं, बीच वाला बच्चा, तो ये मीडियन होता है। तो इस पूरे सेट का मीडियन क्या है? 5 है, लेकिन फिर भी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? 0 है। तो ऐसा नहीं है कि मीडियन अगर 0 होगा तो ही स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। अगर मीडियन कोई नॉन जीरो नंबर है तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो सकता है, जैसे अभी हम देख के आए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी। इफ एटलीस्ट वन नंबर इज पॉजिटिव देन एटलीस्ट वन नंबर इज नेगेटिव। इसमें कह रहा है कि एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए, तो ही स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। अगेन यहाँ देखो कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आया है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द मोड ऑफ दीज नंबर्स इज 0। जो ये नंबर है उनके मीन, उनके मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो 0 होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। हमारे पास ये सेट है, इस सेट का मीडियन कितना है? 5, और मोड भी क्या है? 5। मोड क्या होता है कि वो नंबर जो बार बार रिपीट हुआ है वो मोड हो जाता है। तो यहाँ पर 5 ही बार बार रिपीट हो रहा है तो 5 ही मोड है, तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अगर कोई ऐसा हमारा सेट है नंबर का जिसमें मीडियन और मोड के डिफरेंस 0 आता है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो 4th स्टेटमेंट है, इट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ दिया है द होलसेल प्राइस पर यूनिट ऑफ एन आइटम इज सी नोट अप टू फर्स्ट 19 यूनिट्स। The unit price falls by 10% if 20 to 29 units are purchased, and by another 10% if 30 or more units are purchased. If 120 units are bought, the unit price paid is. इसमें लिखा है कि अगर आप 19 यूनिट को खरीदते हैं, मैं क्वेश्चन को समझा देती हूँ। अगर कोई भी एक आइटम है, अगर आप 1 से लेकर 19 तक उसको खरीदते हैं, मतलब आपने वो 1 खरीद लिया, 2, जैसे मानो ये पेन है तो आपने अगर ऐसे 19 पेन खरीद लिए हैं तो आपको पर आइटम कितना देना पड़ेगा? सी नोट देना पड़ेगा। मतलब ये एक पेन कितने का है? सी नोट का है। तो अगर आप ऐसे 19 खरीदते हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं है आपको। एक पेन के लिए अगर आपने सी नोट दिया है तो 19 के 19 पेन के लिए आपको सी नोट देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 20 से 29 यानी 29 आइटम खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और फिर कहा है कि अगर आप 30 से उसके बाद चाहे कितने भी खरीद लो तो आपको 30% का डिस्काउंट, 30% नहीं, अगेन 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब ये नहीं कहा है कि 20% का मिलेगा कि 10 ये ऐड हो गया, 10 ये हो गया, नहीं, इसी पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आपसे क्वेश्चन में कहा है। और फिर पूछा है कि अगर किसी ने 120 यूनिट्स खरीदी हैं, मतलब 120 आइटम खरीदे हैं, तो उसको हर एक यूनिट के लिए, हर एक आइटम के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। मतलब अगर ऐसे पेन मैंने 120 खरीद लिए हैं तो फिर मुझे ये एक पेन कितने का पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, इसको हम अपने तरीके से कर रहे हैं तो फिर आसान हो जाएगा। अब मान के चलते हैं इस पेन की बात कर रहे हैं तो ये एक पेन 100 रुपये का है। यहाँ पर सी नोट दिया है, लेकिन मैं मान रही हूँ कि मेरे पास जो एक पेन है वो 100 रुपये का है, मतलब एक आइटम जो है वो 100 रुपये का है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ऐसे 19 खरीदती हूँ तो मुझे हर एक के लिए कितना देना पड़ेगा? 100 देने पड़ेंगे, तो 100 देने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने खरीदे कितने हैं? 120 खरीदे हैं, तो मतलब मैं इस कैटेगरी में लाई कर रही हूँ, ठीक है। इसने कहा है कि 30 से लेकर कितने भी अगर आप खरीदते हैं तो आपको इसका मतलब जो सी नोट है उसका 10% का 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने 1 से 19 तक खरीदा है तो आपको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। अगर आप 20 से 29 तक यूनिट्स खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 100 पर 10% का डिस्काउंट कैसे निकालते हैं?
ये बचा 10, मतलब 100 में से आप 10 घटाएंगे तो 90, यानी कि पहले आपको एक आइटम के लिए 100 रुपये देने पड़ रहे थे। ये पेन जो है ये 100 रुपये का था, लेकिन जब इस पर 10% का डिस्काउंट हुआ तो अब आपको 90 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये होता है डिस्काउंट निकालने का तरीका कि अगर 100 रुपये का है, 10% डिस्काउंट है तो आपको अब 90 रुपये देने पड़ेंगे, ये है। तो अगर आप 20 से 29 तक कुछ खरीदते हैं तो आपको ये एक पेन अब 90 रुपीज़ का पड़ेगा, और अगर आप 1 से 19 तक कोई खरीदते थे तो आपको 100 रुपये का पड़ रहा था। यदि आप 30 से कितना भी खरीदते हैं आगे तो आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा, लेकिन ये 100 पर नहीं है, ये 90 पर है। तो 90 का 10% आप देख लीजिए 9, तो 90 में से हमने 9 माइनस किया, दैट विल बी 81, यानी कि अब आपको एक पेन के लिए 81 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने 81 हमारा आंसर आया है। तो हमें नहीं पता है एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो हम क्या करेंगे, सी नोट है ये 100 कितना दिया है हमें, सी नोट दिया है, और यहाँ कितना है 81 है, तो मतलब 81 होगा सी नोट का। अगर परसेंटेज में लगाएं तो 0.81 ऑफ सी नोट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर होगा द 4th ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इसमें डिफरेंस, इसमें गलती कहाँ हो सकती थी, इसमें गलती हो सकती थी यहाँ पर कि अगर मैं इस कैटेगरी में लाइक कर रही हूँ तो 10% यहाँ 10% यहाँ, मतलब मुझे 20% का डिस्काउंट मिला है। तो सीधा अगर मैं सी नोट का 20% निकालती हूँ, मतलब 100 का अगर मैं 20% निकालती हूँ तो वो 80 आता है, 80 आता है। लेकिन अगर 100 का 10% 90 और फिर अगेन 10% है तो वो 90 पर निकलेगा, ना कि 100 पर। तो 90 का 10% फिर से निकाला तो वो 81 आता है, ना कि 80। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हमारा आंसर जो है हो जाएगा 0.81 ऑफ सी नोट, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है उसका 0.18 रहेगा। ठीक है, तो हमारा 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। When 100 balls were equally distributed among students in a class having the strength between 10 to 60, 7 balls remained undistributed. The number of balls that would remain if there were 125 balls to begin this is with is, ये पूछा है आपसे कि एक क्लास है और उस क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनका नंबर 10 से 16 है। हमें एग्जैक्ट नहीं बताया है कितना है, बताया ये है कि 10 से लेकर 60 तक कितने भी हो सकते हैं, मतलब 60 से ऊपर नहीं होंगे, 61 भी नहीं है और 9 भी नहीं है, या तो 10 है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ दिया है 10 से 60 और बोला है कि हमारे पास जो है 100 बॉल्स थी, हमने इन 100 बॉल्स को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है, मतलब बच्चों में हमने बांटना स्टार्ट किया है। और एक बात का ध्यान रखा है कि हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को हमने इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स दी हैं, मतलब अगर एक को एक मिली है तो दूसरे को भी 2, पूरी क्लास में एक एक बॉल दी जाएगी। अगर 2-2 दी है तो सभी को 2 देंगे। तो 100 बॉल को हमने जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया इस क्लास के अंदर तो 7 बॉल हमारी बच गई हैं, मतलब सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 7 बॉल बची हैं। तो मतलब हमने कितनी बॉल दी हैं, 100 हमारे पास बॉल थी सारी, 7 बच गई हैं यानी कि 93। तो मतलब हमने इस क्लास में 93 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब हमें जानना है कि क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कितनी बॉल किसको दी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 93 के हमें फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इसको एग्जैक्टली कंप्लीट कट कर सकते हैं वो इसके फैक्टर होते हैं। तो इसके फैक्टर 3 है, 31 है और खुद ये है 93। तो ये 3 फैक्टर हैं इसके। और हमने ये फैक्टर्स क्यों निकाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है कि पूरी क्लास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर हम मान के चलें कि हर एक बच्चे को 3-3 बॉल दी हैं, 3-3 बॉल दी हैं हर एक स्टूडेंट को, और बॉल कितनी है 93 है, तो मतलब यहाँ पर 31 स्टूडेंट है। समझे आप, 93 बॉल है और 3-3 हमने सबको दी है,
तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे 93 को 31 आ जाएगा, मतलब 31 स्टूडेंट है। चलो मान लेते हैं 31 है। अगर हम एक स्टूडेंट को 31 बोल देते हैं, ठीक है, तो 31 बोल हमने एक को दी है और टोटल बोल कितनी है 93 है, तो मतलब 3 स्टूडेंट है, और 93 हमने एक को ही दे दी है तो मतलब 1 स्टूडेंट है। लेकिन क्वेश्चन में अच्छे से बताया है आपको कि स्टूडेंट कितने हैं, 10 से 60 के बीच में है, तो मतलब ये स्टूडेंट नहीं हो सकते और ये भी नहीं हो सकते। हाँ, ये एक आइडियल नंबर है जो इस रेंज में आता है और इस चीज़ को फुलफिल करता है। तो मतलब हम मान के चल रहे हैं कि उस क्लास में 31 स्टूडेंट है। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। तो 31 स्टूडेंट है। अब आप सोच के देखिए, क्लास है, उस क्लास में 31 स्टूडेंट है और हमने सबको 3-3 बोले बांट दी हैं, तो हमारे पास 7 बचेंगी। बिल्कुल सही, ऐसे हमें कहा भी है कि 100 बोल थी, सबको 3-3 बांट दिया है तो 7 बोल बची हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसी क्लास में अगर हम 125 बोल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास कितनी बोल बचेंगी। तो ऑब्वियसली अब हम आराम से निकाल सकते हैं। 31 स्टूडेंट हैं और बोल कितनी है 125 ही है। हाँ, 125 बोल है, तो उसको ईजिली हम क्या करेंगे, 31 से 125 को डिवाइड कर देंगे। 31 4 जा 124, 1 बचा है। मतलब कि अगर हमारे पास 125 बोल हैं, पूरी क्लास में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो 4-4 बोल सबको देंगे तो 1 बोल हमारे पास बचेगी। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है, द नंबर ऑफ बॉल्स दैट वुड रिमेन इफ देयर वर व्हाट, इफ देयर वर 125 बॉल्स टू बिगिन विद। मतलब यदि हमारे पास 125 बॉल हैं, इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितनी बॉल बचेंगी, 1 बचेगी। यानी कि द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था इसमें। चलिए, ये क्वेश्चन दिया है, आईडी है 131। क्वेश्चन में दिया है स्टेट्स दैट इन द मैप बिलो आर टू बी कलर्ड सो दैट नो टू स्टेट्स हैविंग अ कॉमन बाउंड्री हैव द सेम कलर। मतलब अगर मुझे जितने भी स्टेट यहाँ पर दिए हैं उन सबको कलर करना है, और कलर कैसे करना है कि ऐसे 2 स्टेट जो कि कॉमन बाउंड्री है उनमें सेम कलर नहीं होना चाहिए, तो मुझे कितने कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। रेड से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर मैं फिल कर देती हूँ यहाँ, इसमें रेड फिल कर देती हूँ मैं, मतलब इस वाले स्टेट में मैंने अगर रेड फिल कर दिया है, तो अभी देखिए रेड अगर यहाँ फिल हो गया है तो मैं यहाँ पर रेड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बाउंड्री कॉमन हो गई है। और क्वेश्चन में दिया है कि ऐसे 2 स्टेट जिनकी जो बाउंड्री है वो कॉमन है, उनके पास सेम कलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अगर रेड है तो यहाँ रेड नहीं हो सकता, और यहाँ रेड हो सकता है, हाँ, और अगर यहाँ रेड है तो यहाँ रेड नहीं होगा, यहाँ भी रेड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमने रेड कर दिया है, यहाँ हम रेड कर सकते हैं, कोई बाउंड्री कॉमन नहीं है। इसके बाद यहाँ रेड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बाउंड्री कॉमन है, यहाँ रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 ऐसे स्टेट है जिसमें हम रेड कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी है, मान लेते हैं ग्रीन को ऐड करते हैं अभी। तो देखिए यहाँ हम ग्रीन आराम से फिल कर सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ ग्रीन कर दिया है तो मैं यहाँ ग्रीन नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ बाउंड्री कॉमन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये बाउंड्री कॉमन है, और यहाँ मैं ग्रीन कर सकती हूँ फॉर श्योर क्योंकि यहाँ बाउंड्री कॉमन नहीं है। ठीक है, ओके, एक कलर और ब्लैक ले लेते हैं। मैं यहाँ ब्लैक कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ ब्लैक कर दिया है और मैं यहाँ ब्लैक कर सकती हूँ। ठीक है, अब सारे फुलफिल हो गए हैं, ये एक बचा है। अब देखो इसमें मैं ब्लैक नहीं कर सकती क्योंकि सेम बाउंड्री हो जाएगी, मतलब बाउंड्री कॉमन है तो यहाँ ब्लैक है तो यहाँ ब्लैक नहीं हो सकता, यहाँ रेड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये रेड कॉमन है, यहाँ मैं ग्रीन भी नहीं कर सकती क्योंकि ग्रीन कॉमन है। यानी कि इस अकेले के लिए मुझे एक अलग कलर लेना पड़ेगा, तो यहाँ मैं ब्लू करूँगी। ठीक है, तो सारे स्टेट मैंने रंग दिए हैं और इस तरीके से रंगा है कि जो जिनकी कॉमन बाउंड्री है वो सेम कलर को नहीं रख रहे हैं।
ठीक है। तो मतलब इस पूरे मैप में जितने भी स्टेट हैं, अगर मैं उन सबको कलर करना चाहूँ वो भी इस तरीके से कि ऐसे स्टेट जिनकी कॉमन बाउंड्री है वो सेम कलर को ना रखे, तो मुझे 4 कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। सो द आंसर विल बी सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा द 4th ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अ बॉक्स कंटेन 4 जर्सी with the player's name printed. The 4 players pick up a jersey each at random. The total number of players wearing their own jersey cannot be. The total number of players wearing their own jersey cannot be. चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन आया है प्रोबेबिलिटी से। आपको अगर पता है फॉर्मूला तो ठीक है, नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है सक्सेसफुल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मानो अभी हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितनी आ सकती है। मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ, या तो मैं नेट क्रैक कर दूंगी या तो मुझसे नेट क्रैक नहीं होगा। बस 2 ही प्रोबेबिलिटी है, कुछ थर्ड तो नहीं है ना कि बीच में अटक गई, या तो हुआ है या तो नहीं हुआ है। तो टोटल आउटकम कितनी है, 2 है। तो मैं यहां रखूंगी 2, नीचे रखूंगी मैं 2। सक्सेसफुल आउटकम मैं चाहती हूं कि मैं इस पेपर को क्रैक कर दूं, तो मेरे लिए सक्सेसफुल आउटकम क्या है कि मैं इस पेपर को क्रैक कर दूं, और वो एक ही है। मतलब या तो मैं क्रैक कर पाऊंगी या तो नहीं। तो मैं कर पाऊंगी, वो एक ही तो प्रोबेबिलिटी है बस कि मैंने क्रैक कर दिया है। तो सक्सेसफुल आउटकम क्या है, 1। तो यहाँ पर मेरा नेट क्रैक करने की कितनी चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2। तो जो टोटल आउटकम होती है उसको हम नीचे रखते हैं, जो सक्सेसफुल जो हम चाहते हैं कि वो हो जाए उसको हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 4 जर्सी हैं और प्लेयर के नाम से ही है। मानो 4 प्लेयर हैं ABCD, इनके नाम भी ABCD हैं। तो 4 जर्सी हैं, एक A के नाम से, एक BCD। तो मानो यहाँ 4 जर्सी हैं, A वाली है, एक B वाली है, एक C वाली है और एक D वाली है, ठीक है। अब अगर मैं इस कंटेनर में अपना हाथ डाल के निकालती हूँ जर्सी, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि कितने चांस है कि मुझे मेरे नाम की जर्सी मिलेगी। मानो मेरा नाम क्या है, A है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम कितनी है, मतलब कितनी जर्सी निकल सकती है, 4 निकल सकती है, या तो A या तो B या तो C या तो D। कोई E नहीं निकल सकती, F नहीं निकल सकती, मतलब 4 है टोटल आउटकम। तो मैं यहाँ इसमें रखूंगी 4 टोटल आउटकम है, कोई भी निकल सकती है। और उसमें से A निकलने के कितने चांस है, मतलब मेरे लिए सक्सेसफुल आउटकम क्या है कि A निकल जाए। तो वो तो इन 4 में से एक ही है, तो ये हो जाएगा 1। यानी कि अगर मैं उस कंटेनर में ऐसे हाथ डालती हूँ और जर्सी मेरे ही नाम की आई, उसके चांस कितने हैं, 1/4, ठीक है, 1/4 है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, आपको बताना है द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स वेयरिंग देयर ओन जर्सी कैन नॉट बी। मतलब आपको ना नहीं का केस बताना है कि जैसे मैंने कंटेनर में हाथ डाला, कितने चांस है कि मुझे मेरे नाम की जर्सी नहीं मिलेगी। मतलब मैंने कंटेनर है, उसमें मैंने हाथ डाला, 4 जर्सियां हैं, कितने चांस हैं कि मुझे A नाम की जर्सी ना मिले। तो यहाँ पर टोटल आउटकम तो 4 ही होगा ऑब्वियसली। अब मुझे A नहीं मिल सकता, B मिल सकता है, C भी मिल सकता है, D भी मिल सकता है, यानी कि 3 सक्सेसफुल आउटकम है यहाँ पर। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ 3/4 चांस है कि मुझे मेरे नाम की जर्सी ना मिले। क्वेश्चन में आपसे केवल बस यही पूछा है कि ऐसे प्लेयर जो अपने नाम की जर्सी नहीं पहन रहे हैं उसके कितने चांस है। 3/4 है हर किसी के लिए। मानो ये तो मैंने A के लिए लिया है, अगर मैं B की बात करूँ तो ऑब्वियसली B के लिए भी टोटल आउटकम कितनी है, 4 है। और वो अगर हाथ डालता है कंटेनर में तो उसे B नाम की जर्सी ना मिले तो A मिल सकती है, C मिल सकती है, D मिल सकती है, यानी कि 3/4। ऐसे अगर मैं D के बारे में बात करूं तो अगर कोई D नाम का प्लेयर है और वो कंटेनर में हाथ देता है अपना जर्सी निकालने के लिए,
तो वहाँ पर डी ना निकल के ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। तो अगेन डी के लिए भी क्या है, 3/4 की प्रोबेबिलिटी है कि उसे अपने नाम की जर्सी ना मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, तो आपको बताना है द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स वेयरिंग देयर ओन जर्सी कैन नॉट बी, तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सो द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के, मतलब आसान होते हैं, बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान से पढ़नी होती है, अदरवाइज ये इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, टोटल आउटकम मतलब सक्सेसफुल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम बस, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, थोड़ा घुमा के दे के रखते हैं वो बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस डेली ट्रेन्स बिटवीन चेन्नई एंड न्यू दिल्ली इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, डिपार्टिंग एट ईच station at 6 p.m. If the travel time is 36 hours, what is the minimum number of rakes train sets required to run the service? मतलब ये कहा है, यहाँ है चेन्नई और ये है न्यू दिल्ली, जो वहाँ के हेड हैं वो चाहते हैं कि यहाँ लगातार जो है ट्रेनें चलती रहें, तो हमें कितनी ट्रेन्स को वहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि लगातार ट्रेन चले, हर दिन ट्रेन जो है चले। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये चेन्नई है और ये न्यू दिल्ली है, तो अगर कोई ट्रेन यहाँ से चलती है तो वो ट्रेन जो है 36 आवर्स लगाती है, मतलब 36 घंटे में जो है एक ट्रेन यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ जाती है, 36 आवर। ठीक है, 36 आवर। तो अगर चेन्नई से जो रेल है, ट्रेन है, वो 6 बजे चलती है और 6 बजे यहाँ से चलेगी, मतलब वो क्या चाहते हैं जो हेड हैं वहाँ के, कि 6 बजे हम यहाँ से भी ट्रेन को एक रवाना करें और 6 बजे हम यहाँ से भी ट्रेन को चेन्नई के लिए रवाना करें और यहाँ से भी 6 बजे हम ट्रेन को न्यू दिल्ली के लिए रवाना करें। अगले ही दिन फिर 6 बजे हम ट्रेन को यहाँ इंट्रोड्यूस करें, तो क्या वही ट्रेन वापस आ जाएंगी या फिर हमें और ट्रेन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, ये क्वेश्चन है। चलो एक बार देख लेते हैं। तो 36 आवर लगते हैं। अब इस 36 को हम 12 में डिवाइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो मानो यहाँ तक 12 घंटे हो जाते हैं और यहाँ तक भी 12 घंटे हो जाते हैं। चलिए ठीक है, तो एक ट्रेन जो है वो चली यहाँ से, कितने बजे चली है, 6 बजे चली है, तो 12 घंटे में वो यहाँ आ गई, और जो यहाँ से चली है वो 12 घंटे में यहाँ आ गई। मतलब एक ट्रेन 6 बजे यहाँ से निकली है, 6 बजे यहाँ से निकली है, वो यहाँ आ गई है, वो यहाँ आ गई है 12 घंटे में। इसके बाद अगले 12 घंटे में वो यहाँ आ गई है और ये वाली अगले 12 घंटे में यहाँ आ गई है। ठीक है, एक दिन पूरा हो गया, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये ट्रेन जो है दिल्ली पहुँच ही नहीं पाई, एक दिन खत्म हो गया है। सेम यही से जो ट्रेन थी जो न्यू दिल्ली से चली थी वो चेन्नई नहीं आ पाई और एक दिन पूरा हो गया है। अब अगला दिन आ गया है, अगला दिन आ गया है तो हमें फिर से ट्रेन को रवाना करना है, लेकिन ये ट्रेन तो अब तक वहाँ पहुँची नहीं है, तो हमें और ट्रेन यहाँ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ एक ट्रेन हमने और इंट्रोड्यूस कर दी और यहाँ एक और ट्रेन हमने इंट्रोड्यूस कर दी। अब अगले 12 घंटे में ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, और ये जो ट्रेन है ये न्यू दिल्ली पहुँच गई है और ये चेन्नई भी पहुँच गई है। ठीक है, अभी 12 घंटे हुए हैं। अगले 12 घंटे में ये यहाँ आएगी और ये यहाँ आएगी, मतलब एक दिन फिर पूरा हुआ। अब थर्ड डे आया, थर्ड डे में हमें और ट्रेन इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी 2 पहली ट्रेन थी वो अब फ्री है, क्योंकि वे अपने गंतव्य मतलब अपना जो स्टेशन है वहाँ आ गई हैं, तो अब ये फ्री हैं। तो अब फिर ये वाली जो ट्रेन जो न्यू दिल्ली से आई थी चेन्नई, अब हम इसी को ही फिर से रवाना कर देंगे और जो ये यहाँ थी इसी को फिर यहाँ से कर देंगे। जब तक ये यहाँ आएगी ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी, फिर जब तक ये यहाँ आएंगी तो फिर ये फिर से वापस आ जाएंगी। मतलब अगर हम रोज़ 6 बजे इधर से भी और इधर से भी ट्रेन को रवाना करना चाहते हैं रोज़ 6 बजे, तो हमें 4 ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये वाली, एक ये, एक ये, एक ये, बस। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 ट्रेन। ठीक है, तो 4 ट्रेन्स की हमें ज़रूरत होगी यदि हम रोज़ 6 बजे चेन्नई से दिल्ली और दिल्ली से चेन्नई की
ट्रेन रवाना करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अ पर्सन टेक्स 1 hour मोर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर कंपेयर टू वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर द डिस्टेंस इज। अच्छा, इसमें लिखा है कि कोई डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और एक व्यक्ति है, ए मान लेते हैं। तो ये व्यक्ति अगर स्पीड है उसकी 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो ये जो व्यक्ति है इस डिस्टेंस को कवर कर लेता है। अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से है तो वो मान के चलते हैं, उसको मान लेते हैं 5 घंटे में पूरा कर लेता है। अगर यही व्यक्ति इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, मतलब कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो वो इस डिस्टेंस को 6 घंटे में कवर कर रहे हैं। देखिए लिखा है अ पर्सन टेक 1 hour मोर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर वो, वेट अ मिनट, नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया है। अगर उसकी स्पीड कम है, अगर स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, स्पीड अगर मतलब ज़्यादा है तो कम टाइम लगेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम भाग भाग के चल रहे हैं तो उस डिस्टेंस को हम जल्दी कवर कर लेंगे, अगर हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो उस डिस्टेंस को कवर करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। वो ज़्यादा कितना है, 1 घंटा ज़्यादा है। तो मतलब एक पर्सन है, सेम डिस्टेंस को अगर वो 2 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 6 घंटे में पूरा कर लेता है, अगर 3 से चलता है तो 5 में। ये मैंने अपनी तरफ से नंबर लिए हैं, बस मैं बता रही हूँ कि 1 घंटा वो ज़्यादा लगाता है। तो आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है। तो देखो यहाँ आपको बात याद रखनी है कि अगर सेम डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस सेम है और हमारी स्पीड चेंज हो रही है, तो जो नंबर होते हैं, मतलब जो टाइम होता है वो अपोजिट हो जाता है। देखो कैसे, अगर मैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हूँ और अब मैं चल रही हूँ सेम डिस्टेंस के लिए 3 किलोमीटर पर आवर से, तो जो टाइम होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल हो जाता है मतलब 3, यहाँ अगर टाइम जो है वो 3 किलोमीटर से है तो ये 2 आवर लगाएगा, अगर 2 है तो 3 आवर लगेगा। ठीक है, वेट अ मिनट, अगर 2 है तो 3 और 3 है तो 2। चलिए फिर से बता देती हूँ मैं इसको। अगर डिस्टेंस सेम है, अच्छा ये कब होगा, जब डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस अगर सेम है, स्पीड अगर 2 किलोमीटर है तो टाइम 3 आवर लगेंगे, अगर 3 किलोमीटर है तो 2 लगेगा। मतलब अगर स्पीड का जो रेशियो है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है टू द टाइम। मतलब कैसे, जैसे देखो स्पीड S1 है और ये S2 है, इसके लिए टाइम जो है वो T2, तो यहाँ T2 आएगा और यहाँ T1 आएगा, ये रह जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास स्पीड भी आ गई है और टाइम भी आ गया है, हमें डिस्टेंस निकालना है, बिल्कुल इजी हो गया है। या तो आप ये बातें रख लीजिए या तो ये रख लीजिए, आंसर सेम आने वाला है। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना है, स्पीड है इधर इस केस में लिए अगर तो 2 और टाइम कितना है 3, यानी कि 6 किलोमीटर। अगर आप इस वाले फैक्टर को रखते हैं तो भी 6 किलोमीटर ही आंसर आएगा। मतलब कि 6 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है जिसको ये व्यक्ति कवर कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3 hour 15 minute। मतलब मेरे पास जो है एक क्लॉक है, इस तरीके से जो है मेरे पास एक क्लॉक है। अच्छा ये वाइट टिकलर हो गया। मेरे पास ये क्लॉक है और इस क्लॉक में यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। तो टाइम कितना है, 3 बज करके, मतलब जो आर वाला हैंड है वो 3 पर है और 15, तो 5, 10 इस तरीके से है। मतलब तो जो मिनट वाला हैंड है वो 15 पर है और आर वाला जो हैंड है वो 3 पर है। तो इनके बीच का
जो एंगल है वो कितना होगा ये आपसे पूछा है। इसके लिए बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि अगर हमें एंगल निकालना होता है तो 1/2 60 मल्टीप्लाई में आर माइनस 11 मल्टीप्लाई में मिनट। तो यहाँ हमें क्या दिया है 315 दिया हुआ है, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 60, आर कितना है 3 तो मल्टीप्लाई 3 माइनस 11 और मिनट कितनी है 15, ठीक है। तो 1/2 60 180 माइनस 165। अब हम 180 में से 165 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5, तो 7.5 हो जाएगा आंसर, मतलब जो डिग्री 75 डिग्री का यहाँ एंगल बनेगा 7.5 डिग्री का। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ फिगर, आपको ये यहाँ सीक्वेंस दिया हुआ है, पूछा है कि नेक्स्ट कौन सा होगा इन चारों में से, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। हमें यहाँ पर इस तरीके से 4 शेप दी हैं और पूछा है कि यहाँ कौन सा आएगा उन चारों में से, एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा इसको करने का तरीका जो है थोड़ा सा अब की बार अलग दिया हुआ है, मतलब आप वैसे देख कर नहीं बता सकते, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो एरो है अभी ये फिलहाल नीचे की साइड है, मान लेते हैं कि ये 0 पर है, ये 0 एंगल पर है, ठीक है। अब ये 0 पर अगर है तो इसने यहाँ टिल्ट किया है, तो पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया है, तो ये कितना एंगल होता है, ये 45 का होता है। अगर आप जानते ही हैं, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि इस तरीके से मानो मेरे पास कोई अगर शेप है यहाँ, ठीक है, तो इसमें ये है 0, ये 90 है, ये भी 90, ये भी 90, ये बीच वाला 45 है, ये भी 45 हो जाता है, ये 45 हो जाता है और ये 45 हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट फिगर में हमारा जो एरो है वो इधर है, तो हमने इसको 0 ले लिया। अब सेकंड फिगर में ये यहाँ आ गया है, तो ये भी तो 45 है, मतलब इसने कितना ऐड हुआ है, इसने 45 डिग्री मूव किया है। चलिए ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ गया, मतलब पहले तो ये यहाँ गया होगा, जैसे यहाँ है तो पहले यहाँ गया, तो मतलब 45 यहाँ ऐड हुआ और फिर ऐसे गया 45 यहाँ ऐड हुआ, ये ऐसा आया, तो यहाँ मतलब 90 डिग्री पर ये रोटेट किया है अपनी इनिशियल स्टेज से। यहाँ था तो 45 इतना और 45 फिर ऐसे, मतलब 45 प्लस 45 यानी कि 90। तो जैसे वो यहाँ पर था तो 90 डिग्री वो और मूव करके यहाँ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ तक आने में उसे कितना डिग्री मूव करना पड़ेगा, देखो अभी यहाँ है तो यहाँ 90, यहाँ 45 और यहाँ 45, तो ये 45 है, ये 45 है, ये नेक्स्ट 45 है, तो 45 45 यानी 90 और प्लस 45 कितना होता है, ये 90 आया है तो ये हो जाएगा, वेट अ मिनट, ये 90 है यहाँ, तो 45 यहाँ, 45 यहाँ और 45 यहाँ, कितना ऐड हुआ है 75। तो 90 में जब मैं 75 ऐड करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 165 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक बार फिर से क्रॉस चेक करना है, एक मिनट दीजिएगा। यहाँ 0 है, फिर इसने 45 से मूव किया, तो मतलब 45 इसमें ऐड हुआ है, चलिए ठीक है। इसके बाद फिर 45 से यहाँ 45 फिर 45 तो मतलब 90 से इसने अपने आप को इंक्रीज किया है। फिर आगे देखते हैं इसने कितना ऐड किया है, अब ये यहाँ था तो 45 यहाँ और 45 यहाँ है, ठीक है, 45 यहाँ हो गया, 45 यहाँ है, ठीक है, और फिर यहाँ आया है तो मतलब 45 ये है, तो 90 प्लस 45 135 हुआ है, ठीक है ठीक है। ये 165 नहीं, ये 135 हुआ है। मैं फिर से बता देती हूँ एक बार, देखिए यहाँ तक ये 45 था, आगे जब इसने
मूव किया तो ये 90 पर आया है, मतलब 45 से 90 इसमें ऐड हुआ है, 45 ये वाला और 45 ये वाला, 45 ये 45 ये, मतलब 90 ऐड हुआ है। अब देखो ये यहाँ पर है, तो जब ये यहाँ आएगा तो यानी इसको 45 मूव करना पड़ेगा, फिर जब ये यहाँ जाएगा तो उसको अगेन 45 मूव करना पड़ेगा, फिर ये यहाँ आया तो उसको फिर से 45 मूव करना पड़ा है। मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक आने में 45 45 45 ऐड किया है, और 45 45 90, 90 प्लस 45 इज 135। तो मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए इसने 135 डिग्री से मूव किया है, तब जाकर वो इस पोजीशन से यहाँ आ पाया है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि 0 से 45 मतलब 45 का एडिशन, 45 से 90 अगेन 45 का एडिशन, और 90 से 135 अगेन 45 का एडिशन। तो 45 45 45। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज होगी उसमें भी वो क्या करेगा, 45 एडिशन होगा, क्योंकि अभी तक 45 का ही एडिशन हो रहा है। तो 135 में अगर मैं 45 ऐड करती हूँ तो इट विल बी 081, तो 180 पे आएगा। मतलब कि जो नेक्स्ट इमेज है हमारी उसमें ये जो एंगल है, ये जो एरो है, ये 180 से मूव करेगा। ठीक है, तो जब 180 से मूव करेगा तो हम एक नई अपना जो शेप है वो बना लेते हैं यहाँ। तो हमारा जो एरो है अब देखो कहाँ आएगा, यहाँ है। कितना ऐड करना है, 180 पर लेके जाना है, तो यहाँ आएगा मतलब 90, फिर यहाँ आएगा अगेन 90, और 90 90 कितना होता है 180, तो 180 पर आएगा। मतलब हमारा जो एरो है वो किधर होना चाहिए, वो यहाँ आएगा ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमें पता लगा कि हमारा जो एरो है वो तो इधर आएगा। अभी देख लेते हैं एक बार, तो एरो तो हमारा इधर आएगा, यानी कि ये नहीं है आंसर और ये भी नहीं है, या तो ये है या तो ये है। मतलब अब हमें प्लस की हेल्प से देखना पड़ेगा कि ये प्लस वाला साइन जो है ये कहाँ आएगा। चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर है प्लस, उसके बाद उसने वो इधर आया है, मतलब इसने ऐसे मूव किया है तो वो यहाँ आया है। चलो ठीक है, थर्ड इमेज में उसने इसको स्किप कर दिया और यहाँ आया है, तो यहाँ आ गया है। फिर नेक्स्ट शेप के अंदर इसने ये वाला कॉर्नर, जैसे यहाँ था तो यहाँ आना था, ये मिस कर दिया है, यहाँ आना था, ये मिस कर दिया है, सीधा भी यहाँ आया है। मतलब यहाँ से यहाँ तो डायरेक्ट आ गया है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में इसने अपना एक कॉर्नर मिस किया था, ये वाला। जब फिर वो यहाँ आ गया है, यहाँ से यहाँ आने के लिए उसने अपने दो कॉर्नर मिस किए हैं, एक ये वाला मिस किया है, एक ये वाला मिस किया है। अब वो कहाँ आ गया है, अब इसमें अगर हमें लेके आना है तो अब की बार वो 3 कॉर्नर को मिस करेगा। मतलब यहाँ कोई कॉर्नर मिस नहीं हुआ है, यहाँ से यहाँ आने के लिए एक कॉर्नर मिस हुआ है, अब यहाँ से यहाँ आने के लिए 2 कॉर्नर मिस हुए हैं, अब यहाँ से यहाँ आने के लिए वो 3 कॉर्नर को मिस करेगा। मतलब फिलहाल अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ पर ये अगर है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहीं पर आएगा फिर से। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली जो इमेज है ये रहेगी यहाँ। तो एरो जो है ये इस साइड है और प्लस का निशान नीचे है, तो ये आंसर भी नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ फेयर क्यूबिक डाई इज रोल्ड 5 times and we get the face with number 1 all 5 times on the top. The probability of getting the same face on the sixth trial is। ये भी क्वेश्चन किसका है, प्रोबेबिलिटी का ही है। सेम फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो सक्सेसफुल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो देखिए एक हमारे पास फेयर क्यूबिक डाई है, तो क्यूबिक डाई में कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाई होती है उस पर 6 नंबर होते हैं, तो टोटल आउटकम कितनी हो सकती है, 6 ही हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया था टोटल आउटकम का मतलब है कि कितने आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक बार फेंकती हूँ तो 1 आ गया, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी टोटल आउटकम कितनी है, 6 है। तो यहाँ मैं 6 रखूंगी। अगर मैं चाहती हूँ 1 आ जाए तो 1 तो एक ही बार आएगा, तो इन 6 में से 1 टाइम आएगा, तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। मतलब अगर मैं ये चाहती हूँ कि 1 आ जाए तो कितने चांस है 1 आने के, 1/6।
ठीक है, अभी यहाँ बात कर रहे हैं 5 की, तो अगेन 5 के लिए भी यही बात है कि मैं चाहती हूँ कि मैं डाई को थ्रो करूँ तो 5 आ जाए, तो 5 तो एक ही है यहाँ, ठीक है, 5 यहाँ एक है, तो 5 आने के चांस कितने हैं 1/6, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है टू गेट द 5। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, मेरे पास एक फेयर क्यूबिक डाई है, उसको मैंने 5 टाइम रोल किया, तो 5 टाइम रोल किया है, वी गेट द फेस विद नंबर 1 ऑल 5 टाइम। अच्छा ठीक है, मतलब मेरे पास एक डाई है, मैंने उसको रोल किया है, तो हर बार मतलब 5 बार रोल किया है, 5 के 5 बार मुझे 1 मिला है, हर बार मुझे 1 मिला है। जब मैं इसको 6 टाइम रोल करती हूँ तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी भी 1/6 ही है, क्योंकि इसमें अगेन बताया है कि वो फेयर क्यूबिक डाई है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें 1 ही आते हैं, फेयर है बिल्कुल, कुछ भी आ सकता है। तो अगर 5 बार 1 आया है तो ज़रूरी नहीं है कि 6 टाइम भी 1 ही आए, लेकिन पूछा है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगेन 1/6 ही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ऐसे बहुत से क्वेश्चन ये हर बार दे के रखते हैं कि अगर हमने 5 बार रोल किया है, हर बार 1 आया है, तो नेक्स्ट टाइम 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो 100% नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं कि 1 ही आएगा, हो सकता है 1 आ जाए नहीं भी आए, तो अभी भी 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 है, ठीक है, सो द सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अच्छा आगे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पूछा है द स्टैक्ड बार चार्ट shows the year-wise student participation in various games. Which one of the following interference is incorrect? आपको बताना है कि गलत कौन सा है। चलिए एक बार देख लेते हैं, तो ये ग्राफ हमें दिया हुआ है। फर्स्ट में लिखा है in 2004 एथलेटिक्स was the most popular of these games, मतलब 2004 में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला गेम कौन सा था, एथलेटिक्स, तो 2004 यानी कि दिस वन। इसमें हमें देखना है कि जो एथलेटिक्स है वो कितने स्टूडेंट्स ने खेला है, क्या वो पॉपुलर है, पॉपुलर का मतलब है कि बहुतों ने खेला है उसको। तो 2004 में जो एथलेटिक्स है उसका सिंबल कैसे दिया हुआ है, ग्रीन दिया हुआ है, मतलब ये वाला, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका नंबर कितना है। यहाँ आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, यहाँ ईयर्स दिए हैं, तो एथलेटिक्स यहाँ से लगा करके यहाँ तक है, ठीक है, एक बार मैं इसको अगर मैच करूँ तो ये कुछ यहाँ आएगा, मतलब 100 से थोड़ा सा ऊपर और 150 से थोड़ा सा नीचे, तो मैं इसको मान लेती हूँ 120 मान लेती हूँ। 120 से ये स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, 200 250 के बीच में, यानी कि मैं इसको 220 ले लेती हूँ, ठीक है, तो 120 से स्टार्ट हुआ है 220 यानी कि 100 स्टूडेंट। तो 2004 में एथलेटिक्स को कितने बच्चों ने खेला है, 100 बच्चों ने खेला है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं, ये जो टेनिस वाला दिया है ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ है 0 से और कहाँ तक गया है, ये गया है मतलब 100 से थोड़ा ऊपर है, यानी इसको मान लेते हैं कि 110, ठीक है। तो 2004 में 110 स्टूडेंट ने खेला है टेनिस और 100 ने खेला है एथलेटिक्स, तो ऑब्वियसली कौन फेमस है, टेनिस, ना कि एथलेटिक्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें लिखा है कि 2004 में जो एथलेटिक्स है वो ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हमसे पूछा भी क्या है, हमसे गलत ही पूछा है, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए बी देख लेते हैं। द ईयर 2003 विटनेस्ड हाईएस्ट पार्टिसिपेशन इन दीज गेम्स, 2003 में सबसे ज़्यादा खेले गए हैं ये सारे गेम्स, तो बिल्कुल सही है। हम देख सकते हैं कि 2003 का जो बार मतलब चार्ट है वो सबसे बड़ा आया हुआ है, मतलब 2003 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने ये गेम्स खेले हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है गलत कौन सा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। थर्ड में लिखा है अमंग ऑल द ईयर्स द पॉपुलैरिटी ऑफ टेनिस वॉज द हाइएस्ट इन 2005, जितने भी साल हैं सारे उनमें टेनिस जो है सबसे ज़्यादा 2005 में खेला गया है, मतलब मोस्ट पॉपुलर कहाँ है, 2005 में है। तो देखिए 2005 कहाँ है, यहाँ है, और टेनिस केवल इतना सा खेला गया है, यहाँ टेनिस इतना खेला गया है, यहाँ भी टेनिस ज़्यादा खेला गया हुआ है, यहाँ भी ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है, मतलब 2005 में सबसे कम टेनिस खेला गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन हमारा मतलब गलत में ही आया था, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा है गलत कौन सा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। 4th में लिखा है इन 2003 मोर स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन देन क्रिकेट एंड टेनिस कंबाइन। यानी 2003 में अगर मैं क्रिकेट वाले जो प्लेयर्स हैं और टेनिस वाले जो प्लेयर्स हैं उनको अगर कंबाइन कर दूं तो भी बैडमिंटन वाले प्लेयर्स है वो कम ही आएंगे। एक बार चलिए देख लेते हैं, ये बात कर रहे हैं 2003 की। तो 2003 में मुझे देखना है क्रिकेट और टेनिस। तो क्रिकेट कौन सा है, ब्लू वाला है, मतलब ये इतना क्रिकेट है। और टेनिस कौन सा है, सबसे नीचे वाला ये। चलिए एक बार देख लेते हैं कितना है। तो ये जो है 400 से स्टार्ट हुआ है और कहीं इसके बीच में है, मतलब 420 ले लेते हैं। तो यानी 20 स्टूडेंट ने तो खेला है क्रिकेट, चलिए ठीक है। टेनिस कितने ने खेला है, 0 से स्टार्ट होकर के ये कहाँ तक है, 50, ठीक है, 50 से थोड़ा ऊपर है, मान लेते हैं 70 है। तो 70 खेला है टेनिस ने, तो 70 + 20 यानी 90। तो 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेनिस प्लस जो ये है क्रिकेट दोनों का मिला के नंबर 90 हुआ है। बैडमिंटन का देख लेते हैं, बैडमिंटन है हमारा थोड़ा सा ये वाला है, तो ये है 70, यहाँ हमने माना है 70 से लेकर के ये है, इसको मानते हैं 220। तो 220 - 70 कितना हो गया, 150। तो 150 स्टूडेंट है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें कहा है कि बैडमिंटन के जो प्लेयर हैं वो ज़्यादा हैं, किससे, क्रिकेट और टेनिस के मिला करके। तो इन दोनों के मिला करके 90 है और ये अकेला 150 है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो ये क्वेश्चन वैसे गलत में आया था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, इसमें 2 ऑप्शन सही है, ये वाला भी और ये वाला भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन ID 138 है, 2 की पावर a 5 की पावर b = 500 एंड a एंड b आर द इंटीजर्स, देन a + b इज। आपसे पूछा है कि a की पावर 2 की पावर a और 5 की पावर b = कितना है, 500 है। तो यहाँ आप 500 का एलसीएम ले लेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए 5 से अगर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो 100, अगेन 5 से कर रहे हैं तो 20, 5 से कर रहे हैं तो 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो 1, यानी कि 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3। 5 कितनी बार है, 3 टाइम है, और 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, ऐसे = 500 होता है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2 की पावर a × 5 की पावर b = 500। तो यहाँ हम देख सकते हैं a किसके बराबर है, 2 के, तो a = 2 और b बराबर है 3 के, तो b = 3। हमसे क्या पूछा है, a + b, यानी कि 3 + 2 यानी 5। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, क्वेश्चन ID है द करेक्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन अमंग द कैटेगरीज टीम स्पोर्ट्स, बॉल गेम्स, हॉकी एंड खो खो इज। ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है टीम स्पोर्ट बॉल गेम, टीम स्पोर्ट्स है, बॉल गेम है, हॉकी है एंड खो खो है। देखिए टीम स्पोर्ट्स क्या होते हैं, ऐसे गेम जो हम टीम में ही खेल सकते हैं, अकेले नहीं खेल सकते। जैसे क्रिकेट है, टीम बनाकर ही खेल सकते हैं। जैसे कि हॉकी है, वो भी हम टीम के साथ में खेल सकते हैं। जैसे खो खो है, वो भी हम टीम के साथ में खेल सकते हैं। बॉल गेम क्या होते हैं, बॉल गेम जिसमें हम बॉल का यूज़ करना हो। जैसे क्रिकेट है, बॉल गेम है, हॉकी है, बॉल गेम है, फुटबॉल है, ये इसमें भी हमें बॉल की ज़रूरत होती है, तो बॉल गेम है। खो खो एक बॉल गेम नहीं है, ठीक है। और जो हॉकी है, देखिए हॉकी कैसा गेम है, हॉकी एक टीम स्पोर्ट भी है, टीम के साथ में खेला जाता है, इसमें बॉल की ज़रूरत होती है, तो मतलब ये बॉल गेम भी है,
जो खो खो है ये एक टीम स्पोर्ट है, लेकिन बॉल गेम नहीं है, इसमें हमें बॉल की जरूरत नहीं होती है। तो इसका वेन डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, देखिए यहां पर मैं एक बड़ा सा सर्कल बनाती हूँ टीम स्पोर्ट्स का, और टीम स्पोर्ट्स में मैं हॉकी को रख सकती हूँ क्योंकि हर बार हॉकी जो है वो टीम के साथ ही खेला जाता है। खो खो भी कैसा है, टीम स्पोर्ट है, तो यहाँ मैंने खो खो रख दिया है। तो ये हॉकी के लिए है, ये खो खो के लिए है, और ये पूरा सर्कल बड़े वाला ये टीम स्पोर्ट्स के लिए है। लेकिन हॉकी क्या है, हॉकी बॉल गेम भी है, तो यहाँ मैं एक अलग से सर्कल बना दूंगी बॉल गेम का, ऐसे। मतलब सारा हॉकी क्या है, बॉल गेम है, लेकिन सारे बॉल गेम हॉकी नहीं है। मतलब कुछ ऐसे भी गेम है अलग जो बॉल गेम है, जैसे कि फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये सब क्या है, बॉल गेम है। हॉकी भी क्या है, बॉल गेम भी है और टीम स्पोर्ट्स भी है। तो ये वेन डायग्राम बनेगा जिसमें हम ये चीज़ों को दिखा सकते हैं, और ये केवल हमें जो है 4th ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर। तो 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था, ये लास्ट क्वेश्चन है 2022 शिफ्ट 1 का। सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं, अब एक क्वेश्चन तो आपको भी सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके इसका कमेंट, मतलब इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो है हमने सोल्व कर लिए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार, ये वाला आपको सोल्व करके बताना है। चलिए, तो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अभी भी आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।